This is lecture number 5th of fluid mechanics and in this part हम इसमें कैपिलरी ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कैपिलरी ट्यूब को पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है उसको समझने के लिए देखिए, अगर आपके पास बीकर में वाटर है और ये बीकर का सरफेस है, तो इस बीकर का जो सरफेस है उसको हम सॉलिड सरफेस बुलाते हैं और जो वाटर का सरफेस है उसको हम लिक्विड सरफेस बुलाते हैं। तो जो वाटर का सरफेस है उसका टेंजेंट और बीकर का टेंजेंट, उसके बीच का जो एंगल होता है उसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट बुलाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? एंगल इनक्लोज्ड बिटवीन द टेंजेंट प्लेन एट द लिक्विड सरफेस एंड द टेंजेंट प्लेन एट द सॉलिड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनसाइड द लिक्विड, इट इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है जिसको थीटा सी से डिनोट करते हैं, ये ना तो बीकर के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है और ना जो लिक्विड कांटेक्ट में है उस पे डिपेंड करता है। सो द एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स, बेसिकली जो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये डिपेंड करता है कि ये जो बीकर का सरफेस है। नेक्स्ट देखिए, ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन कि ये जो बीकर का सरफेस है उस पे और जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है उस बात पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। डन। अब जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास ग्लास और वाटर है, यानी कि ये आपके पास ग्लास का सरफेस है और ये वाटर का सरफेस है, तो ग्लास का टेंजेंट वाटर का टेंजेंट उसके बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट, और ग्लास वाटर के केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है इट इज लेस देन 90 डिग्री, और लेस देन 90 डिग्री तो इसको हम एक्यूट एंगल बुलाते हैं। डन। अच्छा, अगर हम मरकरी ग्लास सिस्टम की बात करते हैं तो मरकरी ग्लास सिस्टम में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट आता है इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बुलाते हैं। सिमिलरली अगर हम सिल्वर ग्लास केस की बात करते हैं तो सिल्वर ग्लास केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, मतलब ये ग्लास का सरफेस, ये सिल्वर का सरफेस, उसका टेंजेंट, उसके बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो दिस एंगल कम्स टू बी 90 डिग्री। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक सरफेस है और इसके ऊपर एक वाटर का ड्रॉप है। आपको पता है वाटर में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है उसको हम बुलाते हैं कोहेसिव फोर्स, यानी सेम मॉलिक्यूल के बीच का लगने वाला फोर्स उसको कोहेसिव फोर्स बुलाते हैं। और एडेसिव फोर्स जो होता है वो होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल और इस सरफेस के मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन, उसको बुलाते हैं एडेसिव फोर्स। डन। अच्छा, अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब वाटर अपने मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर और सरफेस के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो ये जो सरफेस है वो वेट नहीं होगा। लेकिन एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल और सरफेस का मॉलिक्यूल, इन दोनों का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। दैट मींस ये जो सरफेस होगा ये पानी के वजह से वेट होगा, यानी कि गीला होगा। अच्छा, अगर हम ग्लास और वाटर के सिस्टम की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ग्लास और वाटर का सिस्टम है तो वहां जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है इट इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि इसको हम एक्यूट एंगल बुलाते हैं। डन। अच्छा, जैसे ही एक्यूट एंगल बुलाते हैं तो यहां क्या होता है? एडेसिव फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर। दैट मीन्स अगर एडेसिव फोर्स ज्यादा है तो जो सरफेस है और जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो जो सरफेस होगा इट विल बिकम वेट, यानी कि लिक्विड वेट्स द कंटेनर या सरफेस। डन। तो वाटर ग्लास वाटर के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है, यानी जो थीटा सी है इट इज लेस देन 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम डिस्कस करते हैं मरकरी और ग्लास के सिस्टम के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि यहां जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। कैसा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। और इस केस में क्या होता है? कोहेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स से ज्यादा होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर सरफेस के बीच का अट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे जो सरफेस होगा वो वेट नहीं होगा। लिक्विड डज नॉट वेट द कंटेनर या सरफेस,
और मरकरी ग्लास कंटेनर के केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल। डन। अब एक इंपॉर्टेंट केस सीखिए। इंपॉर्टेंट केस क्या है? अगर आपके पास प्योर वाटर और ग्लास है, अगर सिर्फ वाटर ग्लास है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री होता है, एक्यूट एंगल। जनरली ऐसा नहीं गिवन होता, लेकिन अगर प्योर वाटर और ग्लास का केस है तो यहां जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो 0 डिग्री होता है। डन। नेक्स्ट एक पॉइंट सुनिए, जो वाटर प्रूफिंग एजेंट होते हैं, यानी कि किसी सरफेस को हमें वाटर से प्रूफ बनाना है, वाटर से बचाना है, तो हम क्या करते हैं, वहां एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करते हैं। तो जैसे ही एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज होगा, जो कोहेसिव फोर्स है वो बढ़ेगा, और जो वेटेबिलिटी का प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रूफिंग एजेंट, इट चेंजेस फ्रॉम एक्यूट टू ऑब्ट्यूज एंगल, एंड दस जो सरफेस वेट होने का चांस है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि द वेटेबिलिटी ऑफ सरफेस, यानी कि सरफेस गीला होगा या नहीं होगा, सरफेस वेट होगा या नहीं होगा लिक्विड से, वो किस बात पे डिपेंड करता है? हाँ, वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड। यानी कि अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा वो डिक्रीज होगा, जो थीटा है वो एक्यूट एंगल की तरफ जाएगा, तो जो सरफेस होगा वो आसानी से वेट होगा। क्यों वेट होगा? क्योंकि यहाँ पे एडिसिव फोर्स, यानी कि बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड सरफेस, वो बढ़ेगा। और अगर थीटा सी बढ़ता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ता है, ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ जाता है, तो जो वेट होने का प्रॉपर्टीज है वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोहेसिव फोर्स जो होगा वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है कैपिलरी ट्यूब। देखिए कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, एक ग्लास का ट्यूब होता है जिसमें जो होल होता है बहुत छोटा ओपनिंग होता है और दोनों एंड पे ओपनिंग होता है, इसको बुलाते हैं कैपिलरी ट्यूब, ग्लास का ट्यूब है। अच्छा, कैपिलरी ट्यूब को जब हम किसी लिक्विड में रखते हैं तो या तो लिक्विड उसमें बढ़ेगा या लिक्विड उसमें घटेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को बुलाते हैं कैपिलैरिटी। तो द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच व्हेन अ लिक्विड राइजेस और गेट्स डिप्रेस्ड इन द कैपिलरी ट्यूब, इसको बुलाते हैं कैपिलरिटी। और राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब्स ऑफ नैरो बोर कैपिलरी ट्यूब, इसको बुलाते हैं कैपिलरी एक्शन। और जितना राइज है लिक्विड का या कितना हाइट डिक्रीज हुआ लिक्विड का, उसका एक फॉर्मूला होता है 2T/r rho g, या इसी का एक फॉर्मूला होता है 2T cos थीटा अपॉन रो आर जी। ये दो फॉर्मूला ही मेन फॉर्मूला है कैपिलरी ट्यूब में। टी क्या है, सरफेस टेंशन। कैपिटल आर होता है कि जो मेनिस्कस बनता है उसका रेडियस कितना होता है। जो स्मॉल आर है वो बेसिकली कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। और जी तो आपको पता है, और थीटा जो है इट इज बेसिकली एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। कुछ एग्जाम्पल भी हैं कैपिलरी ट्यूब का, जैसे ये दो एग्जाम्पल आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़िए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एक कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड का राइज होता है या लिक्विड का डिप्रेशन आता है, लिक्विड का जो हाइट है वो फॉल करता है, वो क्यों होता है वो सीखिए, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। देखिए अगर एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, तो अगर ये फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस है तो इस तरह इधर तो पी एटमोस्फेरिक लगेगा, और लिक्विड के जस्ट नीचे यहाँ जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे, ए पॉइंट इसको बुलाते हैं, यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा। डन। लेकिन अगर कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड की बात करें तो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड ऐसा होगा। अच्छा, अगर लिक्विड ऐसा है इसका मतलब है कि इधर से लगने वाला प्रेशर जो है वो हाई होगा, तभी तो शेप ऐसा आ रहा है, और इधर से लगने वाला जो प्रेशर होगा वो लो होगा। यानी कि कैपिलरी ट्यूब के इस साइड में प्रेशर कम है, तभी तो ऐसा शेप आ रहा है, और इधर प्रेशर ज्यादा है, तो पानी जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, तो दोनों तरफ से जो पानी है वो इधर जाएगा, जिसके कारण से कैपिलरी ट्यूब में जो है वाटर का या कोई भी लिक्विड होगा उसका हाइट बढ़ेगा। तो आपको ये दो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हाइट जो बढ़ेगा या घटेगा कैपिलरी ट्यूब में, उसका फॉर्मूला होता है 2T/ρrg। यहाँ ये T जो है सरफेस टेंशन है, कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस है, और एक फॉर्मूला 2T cos थीटा अपॉन स्मॉल ρrg। स्मॉल r क्या है, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस, और थीटा c है आपके पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट।
नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये जो फॉर्मूला आपने अभी डिजाइन किया है 2t cos थीटा c अपॉन रो आर जी, इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट का क्या रोल होता है वो सुनिए। मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, यानी एक्यूट एंगल है, तो अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर कॉस थीटा पॉजिटिव तो जो हाइट है वो पॉजिटिव होगा, यानी कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का हाइट बढ़ेगा, यानी कि राइज ऑफ लिक्विड। लेकिन अगर ऑब्ट्यूज एंगल है, कांटेक्ट एंगल जो है वो थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, तो यहां जो कॉस थीटा आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी जो हाइट है वो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, यानी जो कैपिलरी ट्यूब में हाइट है वो डिक्रीज करेगा। अगर आपको थीटा सी नहीं गिवन है तब हम इसको थीटा सी को हम 0 लेके चलेंगे प्योर वाटर ग्लास सिस्टम का। अब हम बात करेंगे कि ये जो फॉर्मूला में स्मॉल आर है या कैपिटल आर है, दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस के फॉर्म में और रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब के फॉर्म में। तो यहाँ जो हाइट है और रेडियस में क्या क्या रोल है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। डन। तो यहां से देखिए, आप देखिए जो हाइट है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रेडियस ऑफ कैपिलरी ज्यादा होगा तो उसमें जो लिक्विड का हाइट होगा वो कम होगा। डन। सिमिलरली रेडियस ऑफ मेनिस्कस के फॉर्म में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रेडियस जो हाइट है कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का वो जी पे कैसे डिपेंड करता है वो सुनिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब वो जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे आप मून पे चल गए तो मून पे जी जो होता है वो g/6 हो जाता है। तो अगर मून पे g/6 हो जाएगा तो हाइट जो है वहां 6 टाइम्स बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू द अर्थ। लिफ्ट में जो जी इफेक्टिव होता है, अगर लिफ्ट जो है बेसिकली आपके पास ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो जी इफेक्टिव g+a लेते हैं। अगर कोई लिफ्ट जो है ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो जी इफेक्टिव g+a लेते हैं। लिफ्ट नीचे जा रहा है तो g-a लेते हैं। तो यहाँ जो अगर लिफ्ट में किसी कैपिलरी ट्यूब को ले गए तो यहाँ जी जो है वो जी इफेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। डन। अगर फ्री फॉलिंग लिफ्ट है तो वहां जी इफेक्टिव 0 होता है, तो यहाँ जी 0 रखेंगे तो यहाँ 1/0 जो एच होगा वो इन्फानाइट होगा। एच इन्फानाइट मतलब कैपिलरी ट्यूब में पूरा जो है वो लिक्विड भर जाएगा, इसका यही मतलब है। अब यहाँ पे एक ज्यूरिन्स लॉ आता है। ज्यूरिन्स लॉ क्या कहता है, यहाँ आप ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले में। ज्यूरिन्स लॉ कहता है कि अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो भी कांस्टेंट है, डेंसिटी जी कांस्टेंट है, तो जो हाइट है राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपिलरी ट्यूब के रेडियस का। तो यानी कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, यानी मान लीजिए कि अगर आप इस फॉर्मूले में सारा वैल्यू पुट करके जो हाइट आता है वो आता है 8 सेंटीमीटर, और कैपिलरी ट्यूब का यानी कि ये एच क्या बताता है, ये एच बताता है कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कितना हाइट उसका बढ़ा है। तो ये मान लेते हैं हाइट आया 8 सेंटीमीटर और कैपिलरी ट्यूब का टोटल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो पानी कुछ यहां तक बढ़ेगा। लेकिन मान लीजिए कैपिलरी ट्यूब का लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर ही है और इसमें जो लिक्विड का राइज हुआ है वो 8 सेंटीमीटर है, तो पानी जो है वो कैपिलरी ट्यूब के बाहर नहीं आएगा। वही तो जो हाइट है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास हाइट कम पड़ गया तो रेडियस जो होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो होगा वो चेंज होगा, पानी बाहर नहीं आएगा। अगर बहुत कम हाइट हो गया, हाइट लगभग कम हो गया, तो जो रेडियस होगा वो इन्फानाइट हो जाएगा, यानी पानी का जो लेवल है वो फ्लैट हो जाएगा। इसका यही मतलब है, क्योंकि एच जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर अकॉर्डिंग टू ज्यूरिन्स लॉ। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो पुराने टाइम में पूछा गया। क्वेश्चन क्या होता है, देखिए आपको पता है जो मास होता है वो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अच्छा, वॉल्यूम को लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच और डेंसिटी को लिखेंगे रो। और यहाँ पे जो और वॉल्यूम किसका लेंगे, कैपिलरी ट्यूब का। और कैपिलरी ट्यूब कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और यहाँ जो एच है इट इज राइज ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब, उसका फॉर्मूला डालेंगे, सब वैल्यू डालेंगे। तो आप देखिए जो मास है, मास ऑफ वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब, वो ध्यान से देखिएगा तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आर। ऐसा ये फॉर्मूला पे कैसे आए, हाँ
आपको पता है मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे क्योंकि कैपिलरी ट्यूब सिलेंड्रिकल शेप का होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और हाइट का वैल्यू डालेंगे 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। तो यहाँ सब वैल्यू कट के रो कट करके जो मास ऑफ लिक्विड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब आएगा। डन। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, रेडियस की तो बात कर लिए, रेडियस और हाइट में ये रिलेशन होता है, मास और रेडियस में ये रिलेशन आया। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो इनिशियली मान लेते हैं ये आपके पास कैपिलरी ट्यूब है। डन। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे mgh, h के जगह पे h/2 लेंगे क्योंकि सेंटर ऑफ मास है। फिर मान लेते हैं कि अब जो कैपिलरी ट्यूब का हाइट हो गया h/3, मतलब इसमें जो लिक्विड का राइज हो गया h/3, तो यहां जो हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे mgh, यहां h/3 रखेंगे, पर मास जो होगा, यहां रेडियस r था, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस अब हो गया 3r, तो जितना रेडियस बढ़ेगा उतना ही मास बढ़ेगा। तो यहां जो मास हो जाएगा वो 3m के बराबर हो जाएगा। तो m3m लेंगे और हाइट h/3 का आधा लेंगे तो h/6 हो जाएगा। तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी आ गया mgh/2, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। यानी कि अगर आप कैपिलरी ट्यूब का साइज और हाइट चेंज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किस पे इफेक्ट पड़ेगा? मास पे और रेडियस पे। तो मास जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? देयर विल बी नो चेंज। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला कि एक कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है r, इसको पानी में डुबाते हैं, तो इसमें जो हाइट है वो कैपिलरी ट्यूब में हाइट, जो पानी का हाइट है वो h जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज u1। अगर वही कैपिलरी ट्यूब जिसका रेडियस है 2r, अब उसको पानी में डुबाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है u2। तो मैंने आपको बताया था कि एक कैपिलरी ट्यूब, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक कैपिलरी ट्यूब जिसका रेडियस है आपके पास स्मॉल r, और दूसरा कैपिलरी ट्यूब जिसका रेडियस है 2r, पानी में डुबाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। यहां हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है तो रेशियो जो होगा वो 1:1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला कि एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस है r, इसको हम पानी में डिप करते हैं, तो इसमें जो हाइट है वाटर का, इसमें जो हाइट है जो पानी का राइज है वो आता है स्मॉल h, और इसका मास है कैपिटल है। और वही कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है अब 2r ले जाते हैं, पानी में डिप करते हैं, तो आपसे पूछा है मास ऑफ वाटर दैट राइजेस इन द कैपिलरी। तो आपको पता है मास ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। अगर रेडियस को आप डबल करते हैं तो मास भी क्या हो जाएगा? डबल। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट एक आता है यू ट्यूब कैपिलरी। यू ट्यूब कैपिलरी में क्या होता है? एक ऐसा कैपिलरी होता है, इधर का रेडियस होता है r1, इधर का रेडियस होता है r2। तो रेडियस की डिफरेंस के कारण जो हाइट होता है लिक्विड का इंक्रीज या डिक्रीज, उस हाइट का, अगर दो यू ट्यूब कैपिलरी है अलग अलग रेडियस का, तो ये जो हाइट है लिक्विड का वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास 2t अपॉन रो जी इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये r1 r2 क्या है? दोनों कैपिलरी ट्यूब का अलग अलग रेडियस। t क्या है? सरफेस टेंशन। रो क्या है? डेंसिटी। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है कि एक यू ट्यूब कैपिलरी है, कैपिलरी ट्यूब है, और इसमें क्या होता है, एक ट्यूब का डायमीटर है इतना, तो यहां से आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। और दूसरे ट्यूब का भी आपके पास डायमीटर गिवन है, सरफेस टेंशन का वैल्यू गिवन है, तो आपसे पूछा है डिफरेंस इन हाइट, तो उसका फॉर्मूला होता है 2t अपॉन रो जी 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ से आप r1 r2 निकालिएगा, सरफेस टेंशन का वैल्यू गिवन है, वाटर है तो उसका डेंसिटी आप कैलकुलेट कर, वाटर का डेंसिटी आपको पता है 10⁻3, और g का वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से डिफरेंस इन हाइट आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कंटेनर विथ स्मॉल होल एट द बॉटम। यानी कि एक कंटेनर है और उसके नीचे वाले सेक्शन पे, जो बॉटम वाला सेक्शन है, वहां पे एक स्मॉल होल हम क्रिएट करते हैं, और इस स्मॉल होल का जो रेडियस है वो है स्मॉल r। डन। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम एक कंटेनर के बॉटम में होल क्रिएट करते हैं तो अगर हम नॉर्मली सोचे तो अगर इस कंटेनर में पानी होगा तो वो जो पानी है वो होल के थ्रू बाहर निकलना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन होता है, हर एक केस में ये वाटर जो है वो होल से बाहर नहीं निकलता है। एक लिमिटेड केस में, एक ही केस में जो पानी है वो होल से बाहर निकलेगा, उसी को हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आप ये सुनिए
पहले तो आप ये समझिए कि ये वाटर जो है इस होल से बाहर क्यों नहीं निकलेगा। तो हम कंडीशन क्या डिजाइन करना चाहते हैं, हम कंडीशन डिजाइन करना चाहते हैं कि कब पानी जो है वो लीक करेगा। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस कंटेनर में कितना हाइट तक पानी भरे ताकि इस होल से पानी लीक करेगा। तो उस हाइट का फॉर्मूला हम डिजाइन करना चाहते हैं। आप डायरेक्ट भी चाहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि इस कंटेनर में पानी कितना भरा जाए, कितने हाइट तक भरा जाए ताकि जो उस होल से पानी जो है वो लीक करे, यही कंडीशन है। तो दैट हाइट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2t अपॉन रो आर जी। यहाँ t क्या है, सरफेस टेंशन, स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ होल, और रो क्या है, डेंसिटी जो लिक्विड है, और g तो आपको पता है g का वैल्यू। डन। तो अब डायरेक्ट ये याद रखिएगा कि अगर एक कंटेनर के बॉटम में होल करते हैं तो पानी निकलना चाहिए, पर हर एक केस में पानी नहीं निकलेगा। कब निकलेगा? अगर आप कंटेनर में एक सर्टेन हाइट तक पानी भरेंगे तभी उस होल से पानी लीक करेगा। तो कितने हाइट तक पानी भरा जाए उसका फॉर्मूला होता है this height of water that should be filled in the container that should be greater than equal to 2t upon rho rg। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला कि एक वेसल है, इस वेसल के बॉटम पे एक होल हम बनाते हैं। इस होल का जो डायमीटर है वो आपको गिवन है 0.1 मिलीमीटर। तो यहां से आप क्लियरली रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। और इसमें हम क्या करते हैं, पानी फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो आपसे पूछा है कि इसमें कितने हाइट तक पानी भरे ताकि जो है यहां से लीकेज जो है वो लीकेज ना हो। तो यही आपसे पूछा है। तो लीकेज ना हो, देखिए लीकेज होने के लिए हाइट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2t अपॉन रो आरसी। लीकेज ना हो तो यहाँ लिमिटिंग कंडीशन यूज करेंगे, तो हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा 2t अपॉन रो आरसी। सरफेस टेंशन आपको गिवन है इतना, g का वैल्यू गिवन है, सरफेस टेंशन गिवन है, g का वैल्यू गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है। तो आप यहां से वो हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं।